हेलो, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के ऊपर है। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। स्कीम ऑफ लेक्चर आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि सेफ्टी क्या होती है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि सेफ्टी को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने वर्क एरिया में, वर्क प्लेस पे, ताकि आप लोग सेफली काम कर सकें अपने वर्क एरिया में और किसी भी पॉसिबल हैजर्ड से अपने आप को बचा सकें। उसके बाद मैं आपको कुछ बेसिक सेफ्टी रूल्स बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको इलेक्ट्रिकल हैजर्ड बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल अगर कोई एक्सीडेंट होता है, इलेक्ट्रिकल कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उससे क्या क्या हैजर्ड हो सकते हैं। फायर ट्रायंगल के बारे में एक्सप्लेन करूंगा आपको। फायर ट्रायंगल क्या होता है? बेसिकली ये एक ट्रायंगल है जिसमें तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। ये जब तीनों मिलती हैं तो फायर पैदा होती है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर को किस तरह से यूज़ किया जाता है, कैटेगरीज ऑफ फायर क्या क्या होती हैं, इलेक्ट्रिकल फायर कौन सी होती है और उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए हम कौन सी इक्विपमेंट और कौन सा क्या कहते हैं एक्सटिंग्विशर के अंदर मटेरियल यूज़ करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फायर को आप पानी से नहीं बुझा सकते जब तक आप सप्लाई कट ऑफ ना कर दें। उसके बाद जी इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक शॉक क्या होता है और कैसे लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक के कॉजेज डिस्कस करेंगे, प्रिकॉशंस इत्यादि तदबीर हम क्या ले सकते हैं जिससे हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकते हैं, और आखिर में पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पीपीई, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से रिलेटेड जो पीपीई है उनको डिस्कस करेंगे, और देन एट द एंड आई विल समराइज द लेक्चर। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपको बताना है कि सेफ्टी क्या होती है। ठीक है, सेफ्टी इज द स्टेट ऑफ बीइंग सेफ, फ्रॉम फ्रेंच वर्ड सॉफ्ट, सॉफ्ट से ये निकला है, और ये एक स्टेट होती है जिसमें इंसान अपने आप को सेफ करता है फ्रॉम पॉसिबल कंडीशंस जो कि उसको हार्म कर सकती हैं, जिनके अनडिजायरेबल आउटकम्स होते हैं। तो आइए आगे चलते हैं, सेफ्टी क्या है उसको डिस्कस करते हैं। सेफ्टी मीन्स कीपिंग योरसेल्फ एंड अदर्स फ्री फ्रॉम हार्म और डेंजर। सेफ्टी का मतलब है कि आप अपने आप को और दूसरों को हार्म और डेंजर्स यानी कि किसी भी खतरे से बचा कर रखें। द कंडीशन और स्टेट ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड, ये वो कंडीशन है, ये वो स्टेट है जिसमें हम प्रोटेक्ट अपने आप को करते हैं फ्रॉम डिफरेंट डेंजर्स, फ्रीडम फ्रॉम डेंजर, आज़ादी डेंजर से, और हैजर्ड और एनी पॉसिबल हैजर्ड, एग्जेम्पशन फ्रॉम हर्ट, किसी भी चोट लगने से अपने आप को बचाना, इंजरी और लॉस इज कॉल्ड सेफ्टी। इंजरी हो गई, कोई आपको चोट लग गई या आपको कोई पॉसिबल लॉस हो गया, आपका जो इक्विपमेंट है वो डैमेज हो गया, तो उनसे बचने के लिए हम लोग जो है वो सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हैं और सेफ्टी यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, ये एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ कि जब हम काम करते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे तो हम सेफ्टी ग्लव्स पहनते हैं, रबर ग्लव्स होते हैं वो, और जब रबर ग्लव्स पहनते हैं तो हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है क्योंकि रबर एक इंसुलेटर है, और जब उसको पहनकर हम काम करते हैं तो हम अब सेफली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पर, जो लाइव इक्विपमेंट है उसके ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम काम कर रहे हैं और हमारा जो है वो हम एक्सपोज्ड हैं इलेक्ट्रिकल वायर्स को, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है हमें, उससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो ये एक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का बहुत बड़ा हमारे पास बहुत सारी इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, उनको पीपीईज कहते हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। और वो पीपीईज जो हैं रबर बूट्स होते हैं, उसमें हमारे पास रबर मैटिंग होती है जो हम ज़मीन पर बिछाते हैं, लेयर्स होती हैं, और वो लेयर्स बेसिकली इसीलिए होती है कि हम अपने आप को शॉक से बचा सकें। और कुछ हम प्रिकॉशंस लेते हैं, जैसे हम वेट हैंड्स के साथ काम नहीं करते, हम जो है वो ज्वेलरी वगैरह नहीं पहनते मेटालिक, क्योंकि वो भी उससे वो इलेक्ट्रिकल उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और अगर वो कनेक्ट हो गई और आपकी बॉडी और वो करंट का उसमें से पाथ हो गया तो फिर बहुत नुकसानदेह, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकती है। तो इन सब से बचने के लिए हम जो मेजर्स लेते हैं, किसी भी डेंजर से बचने के लिए पॉसिबल हम जो मेजर्स लेते हैं वो सेफ्टी कहलाती है। और हर ब्रांच की, हर तरह की केमिकल सेफ्टी अलग है, केमिकल से किस तरह से आपने बचना है, और जो आपकी क्या कहते हैं इक्विपमेंट को सेव करने के लिए हम उसमें हाई इलेक्ट्रिक करंट से उसमें कुछ डिवाइसेस, सेफ्टी डिवाइसेस यूज करते हैं। तो हर
जगह पर अलग अलग किस्म की इलेक्ट्रिकल सेफ्टी अलग है, मैकेनिकल सेफ्टी, कोई आपके ऊपर चीज भारी न गिर जाए आपके सर पे, तो उसके लिए हेलमेट्स वगैरह होते हैं। रोड सेफ्टी होती है जिसमें हम हेलमेट्स पहनते हैं, और स्पीड एक लिमिटेड हमारी स्पीड होती है, उसके ऊपर अपनी बाइक को चलाते हैं जितनी रिकमेंडेड होती है उस रोड पर, ज्यादा तेज उसको नहीं चलाते। वजह उसके पीछे ये होती है कि अपने आप को सेफ रखना। तो सेफ्टी इज अ सेट ऑफ मेजर्स, टेक्निक्स एंड मेथड्स जिनके जरिए हम अपने आप को पॉसिबल डेंजर से, डैमेज से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आइए चलें आगे डिस्कस करते हैं सेफ्टी की डेफिनेशन। सेफ्टी इज डिफाइंड एज सेविंग मैन एंड इक्विपमेंट फ्रॉम एनी पॉसिबल एक्सीडेंट्स एंड डेंजर्स। ये एक सेफ्टी जो है, ये जो है वो बेसिकली एक मेथड है जिसके जरिए हम मैन को और इक्विपमेंट को अपने किसी भी पॉसिबल डेंजर से बचा सकते हैं। सेफ्टी The safety rules must be adopted before starting of any work on equipment. जब भी आप कोई इक्विपमेंट पर काम कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड सेफ्टीज को आपने मलूज़ खाते रखना है कि इसको काम करते हुए किस तरह से काम करना है। हैवी मशीनरी के साथ काम कर रहे हैं, किसी रोबोट के साथ काम कर रहे हैं, किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के साथ काम कर रहे हैं, तो वहां पर सेफ्टी प्रिकॉशंस आपने ले ली। द सेफ्टी प्रिकॉशंस मस्ट ऑलवेज बी ऑब्जर्व बाय पर्सन्स वर्किंग अराउंड द इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड इक्विपमेंट। जो लोग भी इलेक्ट्रिक सर्किट पे काम कर रहे हैं और इक्विपमेंट पे काम कर रहे हैं उनको सेफ्टी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। रबर शूज, रबर जो है वो रबर ग्लव्स, उसके अलावा इंसुलेटेड टूल्स, आपके टूल्स प्रॉपर्ली इंसुलेट होने चाहिए, उनके ऊपर खास किस्म की रबर की लेयर होती है, वो टूल्स होने चाहिए। अगर वो रबर लेयर खत्म हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, तो उन टूल्स के साथ आप काम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप उनके साथ काम करते हैं और तो आपको शॉक लग जाता है बिकॉज वो प्रॉपर्ली इंसुलेटेड नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉसिबली एक लैप्स ऑफ सेफ्टी हो सकता है, जहाँ पे आपने सेफ्टी को जो है वो मलूज़ खातिर नहीं रखा और उसकी वजह से आपको इतना बड़ा लॉस हो सकता है। अराउंड इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड इक्विपमेंट टू अवॉइड इंजरी फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। और ये प्रिकॉशंस क्यों ली जाती है? ताकि हमें कोई पॉसिबल इंजरी ना हो। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी बेसिकली क्या होती है? अभी तो हमने बेसिक सेफ्टी पढ़ी, अब हम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के ऊपर आते हैं। ऑल शुड, आप ये देख रहे हैं, आप ये एक छोटा सा मोनोग्राम नजर आ रहा है और ये दिखा रहे हैं कि जो वर्कर था उसने ग्राउंडेड बिफोर इट ग्राउंड यू। आपने ग्राउंड नहीं किया हुआ था इलेक्ट्रिकल पैनल को, तो जैसे ही उसने उसको टच किया तो करंट का पाथ उसकी बॉडी में से बन गया और उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया। तो ग्राउंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपकी जो भी मेटालिक आपकी जो भी कैबिनेट्स होती है, पैनल्स होते हैं, उनको इलेक्ट्रिकल ग्राउंड किया जाता है, अर्थिंग की जाती है उनकी। इलेक्ट्रिकली पावर्ड इक्विपमेंट कैन पोज अ सिग्निफिकेंट हैजर्ड टू वर्कर्स, particularly when mishandled or not maintained. Electrically powered equipment जो होता है हमारा can pose a significant hazard. इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इससे अगर आप इसको प्रॉपर्ली इस्तेमाल न करें, प्रॉपर्ली हैंडल न करें, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और जो आपका वर्कर उस पर काम कर रहा है उसको इलेक्ट्रोक्यूशन भी हो सकती है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है और इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से इलेक्ट्रिक बर्न्स हो जाते हैं, सेल्स आपके बर्न हो जाते हैं, गोश्त जो है वो आपका बर्न हो जाता है, स्किन रिमूव हो जाती है। बहुत सारे लोग अपाहिज हो जाते हैं, उनके हाथ पांव वगैरह काम नहीं करते क्योंकि उनके सेल्स उस एरिया के टिश्यूज डेड हो जाते हैं। मैनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैव हाई वोल्टेज और हाई पावर रिक्वायरमेंट्स। बहुत सारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की हाई वोल्टेज और हाई पावर रिक्वायरमेंट होती है। हाई वोल्टेज पे ऑपरेट करती है या हाई पावर पे करती है, कैरिंग इवन मोर रिस्क, और उसमें फिर रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि जब वोल्टेजेस ज्यादा होते हैं तो करंट भी इंक्रीज करते हैं और एक्चुअली इलेक्ट्रिक शॉक में करंट वो चीज है जो आपको असल में मारती है। तो जब आपका वोल्टेज हायर होगा, एनर्जी पर यूनिट चार्ज इंक्रीज होगी, तो आपका करंट भी बढ़ जाएगा और उसके नतीजे में उससे पहुंचने वाला इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो ज्यादा खतरनाक होगा, ज्यादा डेंजर होगा उसके अंदर। और जो है आपका हार्ट जो है वो वर्टिकल फ्लिपरेशन करने लगता है, उसकी जो हार्ट बीट है वो प्रॉपर नहीं होती, बल्कि वो इस तरह से करके हल्के हल्के करीब करीब उसकी जो बीट शॉर्ट हो जाती है और उसके बाद वो सीज हो जाता है, यानी वो धड़कना, उसकी जो बीटिंग है वो खत्म हो जाती है इलेक्ट्रिक शॉक से। अभी कराची में थोड़े दिन पहले बारिशें हुई थी, कुछ अर्सा पहले, तो बहुत सारी डेथ्स हुई थी इसी वजह से कि प्रॉपरली जो है सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए हुए नहीं थे कि ये केई ने, और उसकी वजह से तार इधर उधर जमीन में गिरे थे, लोगों के पाँव उसके अंदर चले गए और वो इलेक्ट्रोक्यूट होकर मर गए। द मेजर हैजर्ड associated with electricity are electrical shock, fire and arc flash। इलेक्ट्रिसिटी के साथ जो मेजर हैजर्ड्स हैं वो क्या है जी,
कि उससे शॉक लग सकता है लोगों को जब उनकी बॉडी इलेक्ट्रिकल सर्किट का हिस्सा बन जाती है और उनकी बॉडी को शॉक लगता है तो वो मर जाते हैं उसकी वजह से, क्योंकि मैंने आपको समझाया कि 0.1 एम्पेयर से लेके 0.2 एम्पेयर ये जो है ये डेड रेंज है आपकी। इसके ऊपर अगर इतना करंट आपकी बॉडी से 0.1 से 0.2 एम्पेयर तक का करंट आपकी बॉडी में से अगर पास हो जाए तो ह्यूमन बॉडी के लिए सर्वाइव कर रहा है। इससे कम की भी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें भी मर जाते हैं लोग। ये आपकी बॉडी रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी है। लेकिन बता रहा हूँ कि बाद लोगों की बॉडी रेजिस्टेंस हाई होती है, लेकिन नॉर्मली बता रहा हूँ कि 0.1 से 0.2 एम्पेयर का जो करंट होता है ये लोगों के लिए बहुत खतरनाक होता है और इसके ऊपर लोगों की डेथ हो जाती है। इलेक्ट्रिकल शॉक अकर्स व्हेन द बॉडी बिकम्स पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक शॉक उस वक्त अगर करता है जब बॉडी आपका इलेक्ट्रिक सर्किट का हिस्सा बन जाती है। ईदर व्हेन एन इंडिविजुअल कम्स इन कांटेक्ट विद बोथ वायर्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, जब आपका इंडिविजुअल दोनों वायर्स के साथ जो है वो के साथ उसका कनेक्शन बन जाता है। वन वायर ऑफ द एनर्जाइज सर्किट एंड द ग्राउंड, या वो कोई एनर्जाइज वायर है उसको टच कर लेता है और फिर ग्राउंड को उसका एक हिस्सा टच कर लेता है तो भी इंसान को शॉक लग जाता है। और अ मेटेलिक पार्ट दैट हैज बिकम एनर्जाइज्ड बाय कांटेक्ट विद एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, अगर कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और कोई आपका मेटेलिक पार्ट है उसके अंदर उसके साथ वो टच हो रहा है, उसको आप टच कर लेंगे तो आपकी बॉडी से करंट पास होगा और वो ग्राउंड में जाएगा तो भी आपको उसमें आप करंट लग सकता है। As shown in the chart, ये चार्ट आपके आगे गिवन है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि 0.1 से लेकर के और 0.2 एम्पेयर तक का जो करंट है ये डेथ वाला एरिया है। ये सारी आपको बताई हुई कितने एम्पेयर से कितने एम्पेयर, क्या 0.001 एम्पेयर से लेके 0.01 एम्पेयर तक, यानी 1.01 एम्पेयर तक जो है ये आपको ये 0.001 ये थ्रेशोल्ड ऑफ सेंसेशन, इसके बाद फील होना शुरू होता है और यहाँ पर माइल्ड सेंसेशन होती है आपको। उसके बाद फिर 0.01 ये इसके बाद से शुरू हो जाता है जी पेनफुल शॉक होता है ये, इसमें आपके मसल्स जो है वो पैरालाइज हो जाते हैं और करंट आपको जो सोर्स ऑफ करंट है जहां से शॉक लग रहा है वो आपको दूर नहीं जाने देती। इसमें सिवियर बहुत जोरदार आगे जब बढ़ते हैं तो शॉक हो जाता है, ज्यादा एम्पेयर की तरफ जाते हैं। ब्रीदिंग आपकी अपसेट हो जाती है। उसके बाद एक्सट्रीम ब्रीदिंग डिफिकल्टीज और 0.1 के करीब जब तक आते हैं तो एक्सट्रीम ब्रीदिंग डिफिकल्टी, आपके लंग्स सुखड़ जाते हैं जब उनमें से करंट पास होता है तो, और लंग का जो फिनोमेना है कि वो सांस उसमें भरती और निकलती वो नहीं हो पाता क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और उसके बाद 0.1 से 0.2 एम्पेयर ये वो जगह है जब जाहिर आपकी ब्रीदिंग सीज हो जाती है 0.1 से 0.2 एम्पेयर, तो इंसान फिर सर्वाइव नहीं कर सकता, इंसान उस सिचुएशन में मर जाता है, डेथ हो जाती है। और इसके आगे फिर आपकी बॉडी जलना शुरू हो जाती है, सीवियर बर्न्स, ब्रीदिंग स्टॉप, यानी इस पॉइंट पे ब्रीदिंग भी स्टॉप होती है और फिर उसके बाद सीवियर किस्म के बर्न 1 एम्पेयर तक सीवियर किस्म के बर्न्स आपकी बॉडी पे पड़ जाते हैं अगर आपकी बॉडी कितनी उसको एक लंबे अरसे तक उस शॉक के साथ रहती है। As shown in chart, shock is relatively more severe as the current rises. जैसे जैसे आपका करंट बढ़ता जाता है वैसे वैसे शॉक ज्यादा सिवियर होता जाता है ह्यूमन बॉडी को, उसके इफेक्ट्स भी बढ़ते जाते हैं, ह्यूमन बॉडी बर्न होती जाती है, आपका हार्ट बीट आपकी रुकने लगती है, आपका जो ब्रीदिंग है वो सीज हो जाती है। For currents above 10 milliampere, muscular contraction are so strong that the victim cannot let go of the wire that is shocking him. जो 10 मिलियम्पेयर से ज्यादा का जो करंट होता है इसमें आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, इतने ज्यादा वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि विक्टिम को वो दूर नहीं निकलने देते, वो जाने नहीं देते जहां से शॉकिंग हो रही है जिस सोर्स से, उससे वो अवे नहीं जा सकता। At values as low as 20 milliampere, breathing becomes labored. 20 milliampere वो जगह है जहां पर आपकी ब्रीदिंग जो है वो बड़ी उसमें डिफिकल्टी आ जाती है, सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। फाइनली सीजिंग कंप्लीटली इवन एट बिलो 75 मिलीएम्प, 75 मिलीएम्प से नीचे आपकी ब्रीदिंग सीज होना शुरू हो जाती है। एज द करंट अप्रोचेस 100 मिलीएम्प्स, ये 100 मिलीएम्प्स, ये देखें ये 100 मिलीएम्प्स इज इक्वल्स टू 0.1 एम्पियर। वर्टिकुलर फिब्रिलेशन ऑफ द हार्ट अकर, यानी आपका हार्ट धड़कना बंद कर देता है, उसकी जो बीटिंग है वो प्रॉपर नहीं हो रही होती। एंड अनकोऑर्डिनेटेड ट्विस्टिंग ऑफ द वॉल्स ऑफ द हार्ट, आपकी
जो आपके जो दीवारें हैं हार्ट की वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही होती, वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं, जिसके नतीजे में इंसान की डेथ हो जाती है, विच रिजल्ट्स इन डेथ। अबव 200 मिलीएम्प्स, 200 मिलीएम्प से ऊपर क्या होता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, are so severe that the heart is forcibly clamped during the shock, और हार्ट जो है वो उसको वो फोर्स करता है, उसको वो बिल्कुल आइडल कर देता है, रोक देता है शॉक के अंदर। दिस क्लैंपिंग प्रोटेक्ट्स द हार्ट फ्रॉम गोइंग इनटू वर्टिकुलर फिब्रिलेशन, इसकी वजह से हार्ट जो है वो वर्टिकुलर फिब्रिलेट नहीं करता, वो बीटिंग ही उसकी बंद हो जाती है। एंड द विक्टिम चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर गुड, और इस स्टेज पे अगर वो इसको पार कर जाता है तो यहाँ पे उसके कुछ सर्वाइवल के चांसेस होते हैं कि वो बच जाए। आगे चलते हैं। अवॉइड वाटर एट ऑल द टाइम्स, बेसिक सेफ्टी रूल्स जी। अवॉइड वाटर एट ऑल द टाइम्स, वाटर को आपने अवॉइड करना है व्हेन वर्किंग विद इलेक्ट्रिसिटी, जब आप इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम कर रहे हैं तो आपने वाटर को अवॉइड करना है। नेवर टच और ट्राई रिपेयरिंग एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और सर्किट्स विद वेट हैंड्स, कभी भी आप गीले हाथों के साथ काम ना करें, वेट हैंड के साथ काम ना करें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पर। इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ये कंडक्टिविटी बढ़ा देता है और करंट उसमें इजीली पास करता है फिर, और जाहिर है कि उससे फिर शॉक भी ज्यादा लगेगा। नेवर यूज इक्विपमेंट विद डैमेज्ड आइसोलेशन और ब्रोकन प्लग्स, ऐसा इक्विपमेंट यूज ना करें जिसके वायरों के आइसोलेशन जो है वो डैमेज हो या उसके प्लग्स ब्रोकन हो, वो आपको शॉक दे सकते हैं। ऑलवेज यूज आइसोलेटेड इंसुलेटेड टूल्स व्हाइल वर्किंग, पहले भी बताया हमेशा इंसुलेटेड टूल्स यूज करें जिनके ऊपर रबर लगी होती है, अगर इंसुलेशन वीक हो गई है तो उनको थ्रो कर दें या उनको रिपेयर करें, वरना इस्तेमाल ना करें क्योंकि उससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। नेवर ट्राई रिपेयरिंग एनर्जाइज इक्विपमेंट, कभी भी ऐसे इक्विपमेंट में काम ना करें जो कि एनर्जाइज हो, जिसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही हो। ऑलवेज चेक दैट इट इज डी एनर्जाइज फर्स्ट बट यूजिंग अ टेस्टर, टेस्टर उसके ऊपर आप लगाकर देख सकते हैं, फेस टेस्टर, कि वो डी एनर्जाइज है, उसके अंदर फेस तो नहीं आ रहा है, फिर उस पर काम करें। डोंट वर्क विद एक्सपोज कंडक्टर्स कैरिंग 50 वोल्ट्स और मोर, किसी ऐसे कंडक्टर के साथ ना काम करें जो 50 वोल्ट्स या मोर उसके ऊपर वोल्टेज जा रहे हो, एक्सपोज हो, वो उसके साथ काम ना करें, पहले सप्लाई बंद करें फिर उनको रिप्लेस करें या उन पर काम करें। स्पेसिफिक वार्निंग एंड कॉशंस शुड बी पेस्टेड अपॉन कंसर्न्ड इक्विपमेंट, आपका जो भी इक्विपमेंट है उसके ऊपर आप हाई वोल्टेज इक्विपमेंट है, डेंजरस है, कोई ट्रेन पर्सन के बगैर उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, तो उस पर हमेशा पेस्ट करें, वार्निंग पेस्ट करें जी, डेंजरस हाई वोल्टेज डू नॉट टच, ताकि जो दूसरा बंदा है उसको देखने आ रहा है वो उसका ख्याल रखे। हैव सफिशिएंट नॉलेज ऑफ फायर फाइटिंग एंड फर्स्ट एड, आपको फायर फाइटिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए, फर्स्ट एड की भी। अगर कहीं इलेक्ट्रिकल इंसिडेंट की वजह से कहीं आग लग गई है, कहीं शॉर्ट सर्किट इंसिडेंट हुआ है कहीं, तो उस आग को बुझाने की आपको टेक्निक और ट्रेनिंग आनी चाहिए, और वो उसी वक्त होगी जब आप फायर फाइटिंग जानते होंगे। और अगर किसी पेशेंट को शॉक लग गया है तो आपको फर्स्ट एड भी आनी चाहिए कि बेसिक उसको किस तरह से सीपीआर देना और कैसे उसको जो है वो उसकी जो है ब्रीदिंग को रिवाइव करना है। फॉलो स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस, हमेशा स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए। बिफोर स्टार्टिंग योर वर्क हैव सफिशिएंट नॉलेज ऑफ इक्विपमेंट, जब आप इक्विपमेंट को अपना काम स्टार्ट कर रहे हो तो इक्विपमेंट की आपको खाते खा नॉलेज होनी चाहिए, फिर आप उस पर काम करें, बगैर अगर आपको उसका नॉलेज नहीं है तो उस पर काम ना करें। ऑलवेज वर्क सीरियसली कामली एंड केयरफुली, सीरियसली काम करें, कामली करें, केयरफुली काम करें, ताकि वो इक्विपमेंट जो है वो आपको शॉक ना दे और कोई और इंसिडेंट्स ना हो जाए। एफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मस्ट बी ऑलवेज बी ग्राउंडेड, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो भी है उसकी अगर मेटालिक केसिंग है तो उसको ग्राउंड करें आप, ताकि शॉक लगने के चांसेस कम हो। Where electricity is involved, never work on wet floor and with wet hands, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है ना तो वहां पर आप जो है वो वेट फ्लोर पे काम करें और ना वेट हैंड्स के साथ काम करें। यूज इंसुलेटेड शूज एंड रबर ग्लव्स वेयर रिक्वायर्ड, इंसुलेटेड शूज यूज करें, रबर शूज यूज करें, रबर ग्लव्स इस्तेमाल करें जहां पर रिक्वायर्ड हो। कीप अवे फ्रॉम अलाइव सर्किट्स, जो अलाइव सर्किट है उनसे दूर रहें, इफ यू कैन अवॉइड डूइंग सो, अगर आप इसको अवॉइड कर सकते हैं तो। मस्ट इन्फॉर्म योर कंसर्न डिपार्टमेंट अबाउट योर वर्क, अपना जहां पर भी आप काम कर रहे हैं तो अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को बताएं कि भी इलेक्ट्रिकल काम करने जा रहा हूं, ताकि अगर पॉसिबली वो किसी और उससे लिंक है कोई काम तो सबको पता चल जाए
कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल काम हो रहा है, ये ना हो कि सप्लाई आप बंद करके पीछे से किसी ने सप्लाई ऑन कर दी और आपको शॉक लग गया। तो फर्स्ट आपने सबको बता देना है कि आप ये काम कर रहे हैं। ऑलवेज वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ योर सीनियर, सीनियर की सुपरविजन में काम करें अगर आप सीनियर नहीं है तो, और अगर आप वेल एक्सपीरियंस्ड है तो फिर आप खुद भी काम कर सकते हो। डू नॉट वर्क अलोन, कभी भी अकेले काम ना करें। योर कंपेनियन मस्ट नो व्हाट ऑल यू आर डूइंग, आपके कंपेनियन को, आपका साथी, उसको पता आप क्या कर रहे हैं, ताकि अल्लाह ना करे अगर आपको कोई डैमेज होता है तो वो आपको बचा सके, वो आपको बेसिक फर्स्ट एड दे सके। तो फायर इंसिडेंट हो गया तो वो आपको फायर एक्सटिंग्विशर के थ्रू फायर बुझा सके। मस्ट नो द प्रॉपर यूज ऑफ टूल्स, प्रॉपर आपको यूज आना चाहिए टूल्स का। टैग आउट ऑन योर वर्किंग एरिया, टैग आउट मीन्स कि आप वहां पर टैग्स लगा दें, और जो आपका बोर्ड होता है वहां पर भी टैग फिट कर दें, मेंटेनेंस बोर्ड पे भी, और आप अपने इक्विपमेंट के साथ भी टैग लगा दें कि जी यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस है, ताकि लोग वहां के स्विचेस को ऑन ना करें, उनको पता हो कि इस जगह पर काम हो रहा है। आईज मस्ट ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड, अपनी आईज को शील्ड करें, बाकायदा आई गियर होता है और शील्ड होती है, फेस शील्ड, उसके थ्रू। नेवर बाईपास एनी सेफ्टी डिवाइसेस, सेफ्टी डिवाइसेस को बाईपास नहीं करें अनलेस एक्सट्रीम रिक्वायरमेंट, इमरजेंसी। कभी भी सेफ्टी डिवाइसेस को बाईपास ना करें अनलेस आपको कोई बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल फ्यूज नहीं है आपके पास तो आपने उसको बाईपास कर दिया, लेकिन जब आपके पास आ जाए तो फ्यूज को लगाएं, क्योंकि अगर फ्यूज नहीं होगा तो जब भी करंट ज्यादा आएगा, इक्विपमेंट को खराबी, शॉर्ट हुआ, करंट ज्यादा उसने ड्रॉ किया तो वायरिंग आपकी जल जाएगी, इक्विपमेंट जल जाएगा, और अगर फ्यूज लगा होगा तो फ्यूज बर्न हो जाएगा और सारे इक्विपमेंट को डैमेज होने से बचा लेगा। तो इसलिए कभी भी सेफ्टी डिवाइसेस को, चाहे सर्किट ब्रेकर है चाहे फ्यूज है, उसको कभी भी जो है वो बाईपास नहीं करना चाहिए। कीप अवे फ्रॉम मूविंग इक्विपमेंट पार्ट्स, मूविंग पार्ट जो होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो आपको इंजरी दे सकते हैं सिवियर। इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स क्या होते हैं? द मेन हैजर्ड्स विद इलेक्ट्रिसिटी आर, जो मेन हैजर्ड्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ वो क्या है जी? कॉन्टेक्ट विद लाइव पार्ट्स कॉजिंग शॉक्स, शॉक एंड बर्न्स। जब आप लाइव पार्ट्स के साथ, वायर्स के साथ, इक्विपमेंट के जो पार्ट्स है उनके साथ जो है वो क्या कहते हैं कांटेक्ट में आते हैं, तो उससे आपको शॉक भी लग सकता है और आपकी बॉडी बर्न भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल बर्न्स। फॉल्ट्स व्हिच कॉजेस फायर, जब आपको पता है शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट को लो रेजिस्टेंस पाथ मिल जाता है, और जब करंट को लो रेजिस्टेंस पाथ मिलता है तो आपकी वायरिंग हीट होती है बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, करंट का हीटिंग इफेक्ट भी होता है और उसकी वजह से आग लग जाती है। और जो इलेक्ट्रिकल फायर होती है उनको क्लास ई कहते हैं फायर्स, और उनके लिए फिर हम ज्यादातर CO2 यूज करते हैं। Fire or explosion where electricity could be the source of ignition in a potentially flammable or explosive atmosphere, आग लग जाती है, धमाके भी हो जाते हैं, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उससे इग्निशन हो सकता है, तो फ्लेम प्रोड्यूस हो सकती है स्पार्क की वजह से, तो वहां पर एक्सप्लोजन होती है और वहां पर आग लग सकती है। फायर ट्रायंगल आप देख रहे हैं यहाँ पर, पहले भी आपसे डिस्कस किया था। फायर ट्रायंगल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, ये तीन चीजें मिलकर जो है वो फायर को जन्म देती है, और इनके बारे में हम आगे डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्या चीज है। तो फायर ट्रायंगल इज यूज्ड टू शो द थ्री एलिमेंट्स, ये तीन एलिमेंट्स को शो कर रहा है, दैट व्हेन प्रेजेंट टुगेदर कैन कॉज अ फायर टू स्टार्ट। ये तीन एलिमेंट्स जो है, ये ट्राई का, ये तीन एलिमेंट्स ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल जब प्रेजेंट होते हैं तो इनका कंबाइन इफेक्ट ये होता है कि हमें फायर मिलती है। These three ingredients are fuel, ये तीनों फ्यूल है, हीट एंड ऑक्सीजन। These three ingredients are fuel, हीट एंड ऑक्सीजन, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन, ये तीन हमारे पास चीजें मौजूद है। अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस जो शुड बी केप्ट अपार्ट टू अवॉइड अ फायर स्टार्टिंग, तमाम सर्कमस्टेंसेस में इन तीनों को दूर दूर रखा जाए ताकि फायर जो है उससे बचा जा सके। जहां पर ये तीनों मिलेंगे फायर क्रिएट हो जाएगी। अंडरस्टैंडिंग द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फायर ट्रायंगल इज एसेंशियल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इन हेल्पिंग टू प्रोटेक्ट योर बिजनेस एंड प्रिवेंट फायर्स फ्रॉम ब्रेकिंग आउट। ये छोटी सी बात समझना और फायर ट्रायंगल को समझना कि ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल जो है ये मिलके क्या करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपने होम्स को प्रिवेंट करना है, आपने अपने बिजनेस को प्रिवेंट करना है फायर से, तो आपको ये समझना जरूरी है कि इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को आपने पार्ट रखना है। जिस जगह ये तीनों इंग्रेडिएंट्स फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट दो तीनों मिलेंगे वहां फायर प्रोड्यूस होगी और उससे मैसिव लॉस होगा। तो आप अपने वर्क एरिया में जहां पर भी काम करते हैं वहां चेक करते रहें कि ऑक्सीजन, फायर और फ्यूल जिस एरिया में हो, इवन होम के अंदर, ये तीनों चीजें ना मिल रही हो। अगर मिलेगी
तो पॉसिबिलिटी है कि उस एरिया में फायर लग सकता जो है वो इंसिडेंट हो सकता है। हाउ टू यूज अ फायर एक्सटिंग्विशर, सबसे इंपॉर्टेंट है ये फायर एक्सटिंग्विशर का यूजेज आपको आना चाहिए। ये छोटा सा एक आप ग्राफिक देख रहे हैं, इसमें फायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल करने के 3 स्टेप्स होते हैं। सही, पहला होता है जी पुल द पिन। पहले में हम पिन को रिमूव करते हैं और इसको याद रखने के लिए आप लफ्ज याद रखिएगा पास, पास PASS पास। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पुल द पिन, आपने पिन को पुल किया, एक्सटिंग्विशर में ऊपर पिन होती है उसकी, जहां से नोजल होती है उधर, उसको आपने रिमूव किया और आपने एम किया, ए फॉर एम, एम अप्रोच बनाई आपने सेफ डिस्टेंस से फायर के ऊपर। फिर आपने स्क्वीज किया, उसके पीछे जो हैंडल है उसको दबाया और उसके बाद आपने स्वीप किया फ्रॉम साइड टू साइड। स्वीप मींस आपने राइट लेफ्ट उसको मूव किया और पूरी फायर पे उस मटेरियल को, फोम को फैला दिया, तो आपकी जो फायर है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी। तो ये तरीका होता है फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करने का। आइए आपको ये सेम तरीका एक सीबीटी के जरिए से समझाते हैं। आपने देखा, आपको हमने समझाने की कोशिश की सीबीटी के जरिए कि पास क्या है। जब भी फायर एक्सटिंग्विशर का नाम आएगा पास आपने याद रखना। P for pull the pin, A for aim, S for squeeze the handle and S for sweep side to side। तो इससे आप मेथड को, पास को याद रख के आप इजीली फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं। कैटेगरीज ऑफ फायर आपके आगे नजर आ रही है। फायर को भी हमने कैटेगरीज में डिवाइड किया है और एज पर कैटेगरी, हर कैटेगरी के साथ उसका एक अलग एक्सटिंग्विशर होता है, उसको यूज किया जाता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं क्लास ए फायर है। क्लास ए फायर क्या इन्वॉल्व है, जिसमें सॉलिड्स आते हैं, कार्बन बेस्ड मटेरियल्स आते हैं, वुड आती है जिसमें पेपर, टेक्सटाइल वगैरह ये सारी आती है क्लास ए फायर। फिर उसके बाद लिक्विड आ जाते हैं, फ्लेमेबल लिक्विड, पेट्रोल, डीजल, ऑयल जो जल सकते हैं, उनसे लगने वाली फायर क्लास बी कहलाती है कैटेगरी। क्लास सी कैटेगरी जो होती है फायर इन्वॉल्विंग गैसेस, जिसमें गैसेस इन्वॉल्व होती है। तो भी बड़ा आसान हो गया, आपने पढ़ लिया जी सॉलिड, लिक्विड, गैस, सही है ना। तो सी कैटेगरी समझ लें कि वो गैसेस होती है, उनके लिए कैटेगरी जो गैसेस से लगने वाली फायर है उनके लिए कैटेगरी सी दी गई है। उसके बाद कैटेगरी डी जो है उसमें मेटल्स, ऐसे मेटल्स होते हैं जो बर्न कर सकते हैं, उनको दी गई है। क्लास ई कैटेगरी जो दी गई है फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से लग जाती है। और क्लास एफ जो है वो कुकिंग फैट्स, ऑयल्स सच एज वुड बी फाउंड इन डीप फैट फ्रायर्स। ये जो आपके आप कुकिंग वगैरह करते हैं ना, तो उसमें जो आप ऑयल्स वगैरह यूज करते हैं, फैट्स वगैरह, उनसे जो लगने वाली आग है वो क्लास एफ होती है। फायर क्लासिफिकेशन, फायर एक्सटिंग्विशर यूजिंग चार्ट, यूजिंग चार्ट, ये चार्ट आपको दिया हुआ है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के बटे एयर, वाटर आपको दी हुई है, भरा होता है। एक में ड्राई केमिकल होता है AB, एक में CO2 होती है और एक में AFF होती है, फोम होती है। वेट केमिकल होता है, एक में ड्राई केमिकल होता है B। तो ये सारी आप देखिए अलग अलग, जैसा हम अपनी जो बात करेंगे, हम तो बात करेंगे जी क्लास E की, और क्लास ई में जो है वो फायर आती है आपकी, इलेक्ट्रिकल फायर आती है, और इलेक्ट्रिकल फायर जो है वो आपकी बुझाई जाती है जी CO2 से। इलेक्ट्रिकल फायर को कभी भी आप जो है वो एयर और वाटर के मिक्सचर से, जो एयर और वाटर वाला एक्सटिंग्विशर है उससे नहीं बुझा सकते, उसको आप ड्राई केमिकल से बुझा सकते हैं, ADF से। आप उसको CO2 से बुझा सकते हैं, एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, और आप उसे ड्राई केमिकल BE से एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। तो सबसे इफेक्टिव जो मैंने यूज की और देखी है, तो वो बेसिकली जो है वो CO2 है, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम उसके जरिए से हम एक्सटिंग्विश कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक इज अ
jarring, shaking sensation you receive from contact with electricity. इलेक्ट्रिक शॉक जो होता है वो एक जेरिंग शेकिंग सेंसेशन होती है जो हमें जब शॉक लगता है तो मिलती है। और ये क्यों होता है, मैंने बताया आपको कि क्योंकि ह्यूमन बॉडी बिकम्स अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट और उसमें से करंट पास हो रहा होता है, तो तब जो है वो ये फिनोमेना होता है। यू कैन यूजुअली फील लाइक यू हैव रिसीव्ड अ सडन ब्लो, ऐसा लगता है आपको किसी ने धक्का दिया है। If the voltage and resulting current are sufficiently high, you may become unconscious. अगर वोल्टेज और करंट जो है वो बहुत ज्यादा होता है तो आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं, आप बेहोश हो जाते हैं। Severe burns may appear on your skin. इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से, इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से बर्न्स अपीयर हो जाते हैं स्किन पे एट द प्लेस ऑफ कांटेक्ट, जहां से वो कनेक्ट हो, क्योंकि करंट तेजी से गुजरता है तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से बर्न हो जाते हैं। मस्कुलर स्पैज्म्स में अकर, मसल्स में प्रॉब्लम अकर करती है। प्रिपेयर perhaps causing you to clasp the apparatus or wire which caused the shock and be unable to turn it loose. वो बिल्कुल आप उससे चिपक जाते हैं और आप उसको लूज नहीं कर सकते क्योंकि वो आपको अपनी तरफ करंट जो है वो खींच रहा होता है, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल सर्किट का हिस्सा बन चुके होते हैं। तो करंट आपके बॉडी में से गुजरा होता है और जब आपको शॉक लगता है तो आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उसको टाइट से ग्रिप कर लेते हैं ऑब्जेक्ट को, जिससे आपको करंट लग रहा है, शॉक लग रहा है। इलेक्ट्रिक शॉक कॉजेज, इलेक्ट्रिक शॉक, an electric shock occurs when a person comes into contact with an electrical energy source. इलेक्ट्रिक शॉक अगर करता है जब पर्सन जो है वो कांटेक्ट में आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स के साथ। किसी भी एनर्जी सोर्स के साथ आप कांटेक्ट में आते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक अकर करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लोज थ्रू अ पोर्शन ऑफ द बॉडी कॉजिंग अ शॉक। जब आपके बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रिक शॉक गुजरता है तो बेसिकली आपकी बॉडी डैमेज होना शुरू हो जाती है और इसको हम इलेक्ट्रिक शॉक कहते हैं। एक्सपोजर टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में रिजल्ट इन दो इंजरी एट ऑल, कभी कभी जब उसकी इंटेंसिटी कम होती है तो इंजरी नहीं होती है, और में रिजल्ट इन डेवास्टेटिंग डैमेज और डेथ, और कभी कभी उससे बहुत डैमेज हो जाता है, लोगों के हाथ नाकारा हो जाते हैं, पाँव नाकारा हो जाते हैं, या फिर डेथ हो जाती है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक पर्सनल है और इसने आके जो है वो एक कैटल को इलेक्ट्रिक हाथ लगाया, और क्योंकि इसने जमीन के ऊपर जो है वो शू नहीं पहना हुआ था तो इंसुलेशन नहीं थी, तो क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जो है वो करंट आ रहा था और वो ग्राउंड नहीं था, सही है। तो क्या हुआ कि वो इसकी जो पर्सन था वो खुद भी इलेक्ट्रिकल जो आपका करंट है उसका हिस्सा बन गया, और जो वोल्टेजेस आ रहे थे, जो करंट आ रहा था, वो उस इलेक्ट्रिक कैटल की बॉडी में से होने के बाद उस पर्सन की बॉडी में से घूम के, ये देखिए ये अर्थ हो रहा है, ग्राउंड में जा रहा है, सही है ना। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, ये करंट सप्लाई आ रही है आपके पास, सही है। तो आपका वो पाथ बन जाता है जैसे ही आप मेटालिक चीज को टच करते हैं, और अगर आपने कोई इंसुलेटेड शूज नहीं पहने हुए या आपके हाथ में इंसुलेटेड ग्लव्स नहीं है तो आपकी जो बॉडी होती है, क्योंकि आपकी इक्विपमेंट जो है वो आपकी सप्लाई जो होती है वो तो ग्राउंड हुई भी होती है, तो अर्थ हुई है, देखिए ना अर्थिंग हुई हुई है यहाँ पे। तो फिर जैसे ही आप नंगे पाँव होते हैं और आप किसी चीज को छूते हैं तो आपकी बॉडी उस इलेक्ट्रिकल सर्किट का हिस्सा बनती है, और उस बॉडी के इस एक पार्ट में से जो है, पोर्शन में से जो है वो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, और उसकी वजह से उसको डैमेज होता है, उसको इलेक्ट्रोक्यूशन भी होती है, उसको शॉक भी लगता है और बर्न्स भी हो जाते हैं उस एरिया के अंदर। इलेक्ट्रिक शॉक और इलेक्ट्रोक्यूशन इज व्हेन इलेक्ट्रिसिटी रन्स थ्रू योर बॉडी। ये इलेक्ट्रिक शॉक और इलेक्ट्रोक्यूशन उस वक्त होती है जब इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी में से गुजरती है, एंड इट कैन ऑलवेज बी डेंजरस, और ये हमेशा डेंजरस होती है। इलेक्ट्रिक शॉक कैन ओनली अकर व्हेन कॉन्टेक्ट इज मेड बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्किट। इलेक्ट्रिक शॉक उसी वक्त लगता है जब 2 पॉइंट्स के दरमियान कॉन्टेक्ट हो। व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस अ विक्टिम्स बॉडी, जबकि वोल्टेज बॉडी विक्टिम्स बॉडी के थ्रू के जरिए अप्लाई किया गया हो। अब यहाँ देख रहे हैं कि एक पर्सन है, ये ह्यूमन बीइंग की बॉडी रेजिस्टेंस है, सही, और ये उस पर हमने एक, वैसे तो ओम्स लॉ नहीं होता लेकिन हमने उसके ऊपर एक ओम्स लॉ अप्लाई किया, ये बॉडी रेजिस्टेंस आपको नजर आ रही है, RBOT जो लिखा हुआ हमने, ये बॉडी रेजिस्टेंस है। पर्सन इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद वोल्टेज सोर्स, जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में वोल्टेज सोर्स में है तो उसमें से करंट पास हो रहा है, ठीक है। करंट लिमिटेड ओनली बाय बॉडी रेजिस्टेंस, तो उसकी जो बॉडी रेजिस्टेंस है वो लिमिट कर रही है करंट को, और उसकी लेकिन बॉडी में से करंट पास हो रहा है। यहाँ पर क्या हुआ,
यहाँ पर उस पर्सन ने सेफ्टी बूट्स भी पहन लिए, उसने ग्लव्स भी पहन लिए, तो क्या हुआ, उसकी बॉडी की जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ गई। सीरीज के अंदर आ गई ना दोनों रेजिस्टेंस के साथ। तो पहले तो उसकी बॉडी की रेजिस्टेंस बहुत कम थी, तो वो इलेक्ट्रोक्यूट हो रहा था। जब उसने साथ में ग्लव्स पहन लिए और उसने बूट्स पहन लिए तो उसकी बॉडी की रेजिस्टेंस बढ़ गई। पर्सन वेयरिंग इंसुलेटिंग ग्लव्स एंड बूट्स, करंट नाउ लिमिटेड बाय टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस से लिमिट हो गया। तो जब रेजिस्टेंस बढ़ गई तो जाहिर है, अब आप यहाँ देख रहे हैं बॉडी रेजिस्टेंस तो कम होती है, स्किन रेजिस्टेंस जो होती है, तो यहाँ पे करंट जो है ज्यादा होगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली करंट कम फ्लो करेगा, और एज अ रिजल्ट जो है, क्योंकि इंसुलेटर होते हैं ग्लव्स और रबर बूट्स और रबर ग्लव्स, तो उससे बहुत ही कम मिनिमम करंट फ्लो ही नहीं करेगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होती है इनकी। तो एज अ रिजल्ट जो है वो इलेक्ट्रोक्यूशन नहीं होगी, उसकी बॉडी जो है उसको शॉक नहीं लगेगा। हार्म टू बॉडी इज अ फंक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ शॉक करंट। बॉडी जो है उसको जो हार्म होता है वो बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है कि करंट कितना है, शॉक करंट। लेकिन हायर वोल्टेज ऑलवेज अलाउस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हायर मोर डेंजरस करंट। अगर वोल्टेज ज्यादा होगा, एनर्जी पर यूनिट चार्ज ज्यादा होगी तो ज्यादा करंट होगा, और ये डेंजरस करंट्स होते हैं, हाई करंट्स, और ये अगर पास हो जाए किसी बॉडी में से तो उसको बहुत नुकसान होता है। रेजिस्टेंट अपोजेस द करंट, रेजिस्टेंस जो है वो अपोज करती है करंट के फ्लो को, इसीलिए हम क्या करते हैं, पीपीईज यूज करते हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट यूज करते हैं, हम रबर ग्लव्स यूज करते हैं, हम रबर बूट्स यूज करते हैं, हम रबर मैटिंग यूज करते हैं। और वजह उसके पीछे यही होती है कि हम रेजिस्टेंस को बढ़ाना चाहते हैं अपनी बॉडी की, ताकि कम से कम लॉस हो। रेजिस्टेंस अपोजेस करंट मेकिंग हाई रेजिस्टेंस अ गुड प्रोटेक्टिव मेजर अगेंस्ट शॉक। और हाई रेजिस्टेंस अगर होती है तो ये प्रोटेक्टिव मेजर हो जाता है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक शॉक, और उससे हमारी बॉडी को डैमेज कम होता है। इसीलिए हम अपनी बॉडी की रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए जो है वो मुख्तलिफ किस्म की पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, जिसमें रबर ग्लव्स भी आते हैं, जिसमें रबर जो है वो शूज भी आते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। एनी वोल्टेज अबव 30 वोल्ट इज जनरली कंसीडर्ड टू बी केपेबल ऑफ डिलीवरिंग डेंजरस शॉक करंट। कोई भी वोल्टेज है वो 30 एम्पियर से वोल्ट से ज्यादा का है तो उसको कंसीडर किया जाता है कि वो डेंजरस शॉक करंट्स जो है वो बॉडी को दे सकता है। मेटल ज्वेलरी इज डेफिनेटली बैड टू वेयर। मेटल ज्वेलरी जो है वो सही नहीं होती सेफ्टी पर्पसेस से पहनने में अराउंड इलेक्ट्रिक सर्किट्स, जब आप इलेक्ट्रिक सर्किट्स के साथ वर्क कर रहे हैं, क्योंकि वो उसकी रेजिस्टेंस कम होती है, वो आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस जो है वो कम कर देगी और आपकी बॉडी की जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ा देगी जब आप उसको पहनेंगे, और इजीली आपकी बॉडी जो है वो करंट को अपने अंदर से कंडक्ट कर लेगी उसके जरिए। Rings, watch bands, necklaces, bracelets, and other such adornments provide excellent electrical contact with your body and can conduct current themselves enough to produce skin burns even with low voltages। ये जो आपकी मुख्तलिफ किस्म की ज्वेलरीज आप पहनते हैं, नेकलेसेस पहनते हैं, ब्रेसलेट्स पहनते हैं, आप वॉच बैंड्स पहनते हैं मेटालिक, और आप जो है वो मेटालिक रिंग्स पहनते हैं, ये बहुत आसानी से और बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, और ये बॉडी एक कंडक्टर का आप समझ लें कि कंडक्टर बन जाते हैं और बॉडी के अंदर से करंट को, हैवी करंट्स को पास कराते हैं, और उससे स्किन बर्न प्रोड्यूस हो जाता है लो वोल्टेजेस पर। लो वोल्टेजेस कैन स्टिल बी डेंजरस इवन इफ दे आर टू लो। लो वोल्टेजेस भी डेंजरस होते हैं चाहे वो बहुत कम ही क्यों ना हो। टू डायरेक्टली कॉज शॉक इंजरी, और ये शॉक की वजह से इंजरी, बंदे को शॉक लगा और वो रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से पीछे गया, उसका सर कहीं से टकरा गया, तो इस तरह की इंजरीज इससे हो सकती है। दे मे बी इनफ टू स्टार्टल द विक्टिम, विक्टिम को वो जो है वो कंफ्यूज करने में, हिला देने में वो बहुत इनफ होते हैं। कॉजिंग देम टू जर्क बैक, उसकी वजह से पीछे जाते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से, एंड कॉन्टेक्ट समथिंग मोर डेंजरस इन द नियर वेसिलिटी, और वो कोई किसी चीज के साथ कॉन्टेक्ट टकरा जाते हैं, सर टकरा गया, हाथ टकरा गया, और उससे उन्हें इंजरी हो जाती है। When necessary to work on a live circuit, जब भी बहुत जरूरी हो लाइव सर्किट पे काम करना, it is best to perform the work with one hand, एक हाथ से आप काम करें, so as to prevent a deadly hand to hand through the chest shock करंट पाथ। आप उसमें एक हाथ से काम करेंगे तो वो बात नहीं बन सकेगा करंट का। अगर दोनों से करेंगे तो करंट एक आपके हाथ से एंटर होगा, दूसरे से चला जाएगा, उसको पूरा एक हैंड टू हैंड पाथ मिल जाएगा।
इसलिए एक हाथ से हमेशा काम करें। सेफ्टी प्रिकॉशंस हम देखते हैं क्या है जी, नेक्स्ट स्लाइड पे। नेवर वर्क अलोन, कभी भी अकेले काम ना करें। अनदर पर्सन मे सेव योर लाइफ इफ यू रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक, ताकि दूसरा पर्सन जो खड़ा है वो आपकी जिंदगी बचा ले अगर आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो। स्टैंड ऑन एन अप्रूव्ड इंसुलेटिंग मटेरियल सच एज रबर मैट, जब आप खड़े हो रहे हैं किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में काम कर रहे हैं, बहुत हाई वोल्टेज के ऊपर काम करता है वो, तो उस इक्विपमेंट के साथ आप रबर मैट प्लेस करके उसके साथ खड़े हो ताकि आप शॉक से बच सकें। कीप अ कूल हेड एंड थिंक अबाउट द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज बिफोर परफॉर्मिंग एनी एक्शन। काम रहे, कूल रहे, टेंशन ना लें। जब आप काम कर रहे हैं तो इजीली उसके अंदर काम करें। जब आप पैनिक होते हैं तो काम सही तरीके से नहीं कर पाते और कोई गलत डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं, कोई गलत एक्शन होता है आपका और उससे आप पॉसिबल डैमेज होता है, आपको इंजरी भी हो सकती है, कोई फायर हैजर्ड भी हो सकता है, कोई आर्किंग भी हो सकती है और इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। तो हमेशा कूल माइंड से काम करें और कोई जो एक्शन आप ले रहे हैं तो आप सोचें कि इसको करने से पहले इस वाइस को आपको क्या नुकसान हो सकता है अगर आप कर लेंगे तो उसको। केयरलेसनेस इज द कॉज ऑफ मोस्ट एक्सीडेंट्स, जब आप केयरलेस होते हैं, आप तवज्जो नहीं देते काम पे, तो उससे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। रिमेंबर द बेस्ट टेक्नीशियन इज नॉट नेसेसरीली द फास्टेस्ट वन, बेस्ट टेक्नीशियन वो नहीं होता जो बहुत तेजी से काम करे, बट द वन हु विल बी ऑन द जॉब टुमारो, वो होता है जो अगले दिन की जॉब पे होगा। आपने तेजी से काम किया, आपको शॉक लगा, आपकी डेथ हो गई, सही है, तो अपने आप को बचाना है आपने। वेयर सेफ्टी गॉगल्स, हमेशा सेफ्टी गॉगल्स वेयर करें ताकि आपकी आईज शील्ड रहे। स्पार्क्स को डैमेज हो रहा है, स्पार्क्स जो होते हैं, आर्किंग जो होती है वो आपकी आईज को भी डैमेज कर सकती है। एज put the cooling liquid in some components such as transformer should they overheat and explode, जो कूलिंग लिक्विड होता है ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह के अंदर वो ओवरहीट होके और फट भी सकता है, एक्सप्लोड भी हो सकता है, तो उससे अपनी आइज को हमेशा शील्ड रखें काम करते हुए ऐसे इक्विपमेंट्स के साथ। When you must work on an energized circuit, जब आप जरूरी एनर्जाइज सर्किट पे काम करें तो आपने क्या प्रिकॉशंस लेनी है, वेयर रबर ग्लव्स, रबर के आपने ग्लव्स लेने, अपनी प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट यूज करना है, पीपीई, and cover as much of your body as practical with an insulating material, अपनी बॉडी को जो है वो इंसुलेटिंग मटेरियल की शीट जो होती है उससे कवर करें जितना आप कर सकते हैं, प्रैक्टिकल हो आपके लिए। ये आपके आगे पीपीईज दी हुई है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स दिए हुए जो आपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के साथ काम करते हुए यूज करने, रबर ग्लव्स, रबर शूज, रबर मैट्स, सही, ये भी रबर मैट है, और ये गॉगल्स हैं, और ये सेफ्टी गियर है, आपका हेड गियर है, उसके अलावा फेस आपका शील्ड है, उसके अलावा आपके जो गॉगल्स होते हैं, ये सारे आपने यूज करने हैं, पीपीईज यूज करनी है ताकि आप पॉसिबल डेंजर से, डैमेज से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। समरी पर आ जाते हैं आज के लेक्चर की। आज का लेक्चर जो था वो सेफ्टी के बारे में था, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में था, और आज हमने समझा कि सेफ्टी कितनी क्या चीज होती है। बेसिकली सेफ्टी अपने आप को प्रोटेक्ट करना पॉसिबल डेंजर से, डैमेज से, इसको सेफ्टी कहते हैं। द कंडीशन और स्टेट ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड, फ्रीडम फ्रॉम डेंजर और हैजर्ड, एग्जेम्पशन फ्रॉम हर्ट, इंजरी और लॉस इज कॉल्ड सेफ्टी। वो कंडीशन जिसमें हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं डेंजर से, हैजर्ड से, डैमेज से, किसी भी इंजरी से, वो कहलाती है जी सेफ्टी। और हार्म टू द बॉडी इज अ फंक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ शॉक करंट। हार्म जो है आपकी बॉडी को कितना होता है, जब आप इलेक्ट्रोक्यूट होते हैं, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, ये डिपेंड करता है शॉक करंट पे। करंट ज्यादा होगा तो हार्म ज्यादा होगा। हायर वोल्टेज अलाउज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हायर एंड मोर डेंजरस करंट्स। हायर वोल्टेज जो है वो अलाउ करता है प्रोडक्शन ऑफ हायर, उससे ज्यादा जो है वो करंट्स बनते हैं, हैवी करंट बनते हैं, और वो ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं आपकी बॉडी को। रेजिस्टेंस क्या करती है, रेजिस्टेंस अपोजेस करंट, रेजिस्टेंस करंट को अपोज करती है, मेकिंग हाई रेजिस्टेंस अ गुड प्रोटेक्टिव मेजर अगेंस्ट द शॉक। अब जब हाई रेजिस्टेंस होती है तो आपकी जो प्रोटेक्शन होती है अगेंस्ट शॉक वो बढ़ जाती है, और यही हम करते हैं, पीपीईज हम पहनते हैं इसलिए कि अपनी बॉडी की जो रेजिस्टेंस होती है उसको आर्टिफिशियली इंक्रीज कर लें ताकि हमारी बॉडी को पॉसिबल इलेक्ट्रिक शॉक से अपनी बॉडी को हम बचा सकें। तो आज का लेक्चर बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू क्लास।